विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का हिंदी में पार्ट 6 समझाएंगे आपको। पाठ का नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जो आप वहाँ देख सकते हो। श्यामा है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी है। हरिवंश राय बच्चन है वो हमारे ख्यातनाम एक्टर जो हैं अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। श्यामा जो हैं वह हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी है। अमिताभ बच्चन जी की माँ का नाम था तेजी बच्चन, तो तेजी बच्चन है वह है हरिवंश राय की दूसरी पत्नी। अब हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली पत्नी श्यामा के बारे में यहाँ उसकी बीमारी के बारे में यहाँ हमने कुछ आत्मकथा के अंश दिए गए हैं। हरिवंश राय ने आत्मकथा लिखी है अपने बारे में, जिसके 4 पार्ट हैं। उसका पहला पार्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये जो लेसन है आत्मकथा न खंड, एक खंड लिया गया है आत्मकथा में से, और ये लेसन है वह श्यामा की बीमारी के बारे में हमें जानकारी देता है कि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। पहले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बीमार हुए और उनकी सारवार करते हुए श्यामा जी भी बीमार हो गई। हरिवंश राय अच्छे हो गए, लेकिन श्यामा जी अच्छी नहीं हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो पहला पार्ट है आत्मकथा का, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, उनमें से एक छोटा सा पार्ट यहाँ लिया गया है, जिसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन की जो मुश्किलियाँ हैं और अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। लेसन में आते हुए शब्दार्थ अगर हम देखें तो प्लूरसी एक बीमारी का नाम है, जिसका अर्थ होता है फेफड़ों में पानी भर जाने की बीमारी। दूसरा है टालमटूल करना, इसका अर्थ होता है टालना, किसी भी बात को टाल देना। तीसरा है अदायगी, किसी वस्तु की अदायगी करना यानी कि देना, किसी भी वस्तु हमने ली है उसको वापस कर देना, उसको कहते हैं अदायगी। चौथा है नुस्खा, नुस्खा यानी कि उपाय या कोई उपचार। पांचवा है आत्मनिग्रह करना यानी कि आत्मा पर अंकुश पा लेना। एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति। नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक उपचार पद्धति। शब्द समूह के लिए एक शब्द देना है जहां शरण लिया जा सके। पहला है हमारे लेसन में आएगा, जहां शरण लिया जा सके उसे कहते हैं शरण स्थल। दूसरा है 100 बरस जीने का आशीर्वाद, जिसका शब्द समूह के लिए एक शब्द है शतायु भव। शतायु यानी कि 100, भव यानी कि हो, आप 100 बरस के हो, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु भव। आत्मा पर अंकुश, उसका एक शब्द है आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह करना यानी कि आत्मा पर अंकुश पा लेना। ये थे हमारे शब्द समूह के लिए एक शब्द। अगर हम लेसन को देखें तो श्यामा हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की थी। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। हरिवंश राय बच्चन अच्छे हो गए, लेकिन श्यामा जी अच्छी नहीं हो पाई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने इन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। पाठ का प्रकार है संस्मरण। संस्मरण यानी कि याद आना।
बच्चन जी ने अपने बीते हुए कठिन दिनों को याद करके यह आत्मकथा खंड लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। और उन कठिन दिनों को याद करते हुए उन दिनों को कैसे उन्होंने व्यतीत किया है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। इसका अर्थ होता है हमें अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त रखना चाहिए और तंदुरुस्त शरीर के लिए हमें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त आत्मा बसती है, ऐसा गांधी जी कहा करते थे और व्यायाम पर जोर देते थे। इसीलिए लेखक ने भी यहाँ लिखा है कि गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इन कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे। शरीर का अच्छा न होना, बार बार बीमार होना या कोई न कोई बीमारी आना, इसे बच्चन जी हैं वो एक अपराध मानते थे। इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। वे मानते थे कि छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें हमारे कार्य शुरू रखने चाहिए। इन बीमारियों में वे अधिक काम करते थे। बीमारी जब आती थी तो वह अपना काम दुगुना कर देते थे। बीमारी होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। बुखार में इनका लेखन कार्य और अच्छा होता था, ऐसा लेखक का मानना था। लेखक अगर बीमार हो जाते फिर भी वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन भी करते और अपना लेखन कार्य भी करते रहते थे। लेखक कहते हैं कि जब मुझे बुखार होता था तो मेरा लेखन कार्य और भी अच्छा हो जाता था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपने अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी है। बच्चन जी ने भी दो चट्टानें आदि रचनाएं प्लूरसी की बीमारी में लिखी थी। प्लूरसी यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाने की बीमारी। एक अंग्रेजी लेखक से लेखक ने प्रेरणा ली थी और वे कहते हैं कि जब उनको बुखार होता था तो वे अपनी कहानियाँ और भी अच्छी लिखते थे। तो प्लूरसी की बीमारी में लेखक ने भी कहानियाँ लिखी थी, दो चट्टानें आदि रचनाएं की थी और सिद्ध कर दिया था कि मार्ग से भूत भागे न भागे, काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। एक कहावत है कि मार्ग के पीछे भूत भागे। अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मुझे भूत आता है, आप उसे दो चांटा लगा दो तो उसका भूत भाग जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए यह कहावत पड़ी है कि मार्ग के पीछे भूत भागे। लेकिन लेखक यहाँ कहते हैं कि मुझे ये तो पता नहीं कि मार्ग के पीछे भूत भागे या ना भागे, लेकिन काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। बुखार से में हमें सिर्फ सोना नहीं है, हमें अपने रोजंदे जो कार्य है वो कहते रहना चाहिए और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा की पीड़ा को नहीं छोड़ सकता था। शायद बच्चन जी की जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज करने में टोलम टोल करते थे। श्यामा जी बहुत बीमार रहती थी तो बच्चन जी ने कहा कि श्यामा की बीमारी मुझे मिल जाए और ऐसा ही हुआ। श्यामा स्वस्थ रहने लगी और बच्चन जी को बहुत बुखार रहने लगा, लेकिन बच्चन जी इसकी परवाह नहीं करते थे और उसकी टालम टाल अपने बुखार की करते थे। टाल मटोल करना यानी कि टाल देना, कोई ध्यान नहीं देते थे, अपने जो कार्य है वो करते रहते थे। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया
ब्रह्मास्त्र चलाना यानी ऐसे वाक्य बोलना जो हमारे हृदय के आर पार हो जाए। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। श्यामा जी ने क्या ब्रह्मास्त्र चलाया? श्यामा जी ने ऐसा कहा कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप अपनी बीमारी को टालमटाल मत कीजिए। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि क्षय जिसे कहते हैं टीबी की बीमारी है। श्यामा जी के बहुत आग्रह पर जब बच्चन जी डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको टीबी की बीमारी है, जिसे तपेदिक भी कहते हैं। तपेदिक यानी कि शरीर का तपना जो जरा भी कम नहीं होता। हमारा शरीर है लगातार तपता रहता है, बुखार में पड़ा रहता है, तो आपको क्षय हो गया है। बच्चन जी के पास इलाज के लिए साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। बच्चन जी का छोटा भाई था शालिग्राम। जो भी कुछ कमाने जाता था तो उनसे जो आमदनी होती थी वह परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस हालत में ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। लेखक ने बहुत से कर्ज लिया था, तो नहीं वो ठीक से रह पा रहे थे, नहीं अपना कर्ज उतार सकते थे। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहला जीना कठिन लगा। लेखक को लगता है कि मरना तो आसान है, जीना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके सिर पर बहुत कर्ज था और ना ही अच्छे से जिया जा सकता था, ना ही अच्छे से रहा जा सकता था, क्योंकि लेखक का बुखार दिन ब दिन बढ़ता जाता था और सिर पर जो कर्ज था वो भी बुखार की तरह बढ़ता जाता था। लेखक के आवक के जो साधन थे वो पर्याप्त नहीं थे। उसके भाई की जो आमदनी थी वो भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कांप उठी। श्यामा जी को बहुत डर लगने लगा कि अब मेरे पति को अच्छा होगा या नहीं, पर तुरंत संभल गई ताकि उसकी व्यथा से पति को व्यथा न हो। व्यथा यानी कि दुख। श्यामा जी ने जब सुना कि उसके पति को क्षय की बीमारी हो गई है तो बेचारी कांप उठी, सिहर गई कि अब क्या होगा, मेरे पति का अच्छा होगा या नहीं। लेकिन वह तुरंत संभल गई। क्यों संभल गई? क्योंकि वो सोचने लगी कि अगर मैं मेरी व्यथा बाहर सुनाऊंगी तो मेरा पति भी व्यथित हो उठेगा और जल्दी से अच्छा नहीं हो सकेगा। बच्चन जी को रोग मुक्त करने के लिए अधिक टैक्स सोसाइटी की किस्तें अधिक करने की चिंता थी। बच्चन जी को अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी, उससे अधिक चिंता उसके सिर पर जो कर्ज था उसे उतारने की थी। ऋण की नियमित अदायगी से उसकी साख जुड़ी थी। साख यानी कि उसकी कीमत थी बाजार में कि भाई लेखक जो भी पैसे ले जाते हैं समय पर लौटा भी देते हैं। एक उसकी साख थी, एक कीमत थी कि बच्चन जी को अगर पैसे दोगे तो वे ज़रूर से वापस लौटा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि लेखक बाहर किसी भी काम के लिए नहीं जा सकते थे। तो लेखक को अपने बीमारी से ज़्यादा अपने ऋण की चिंता थी कि मेरे सिर पर जो ऋण चढ़ा है अगर मैं उसे टाइम पर वापस नहीं दे सका तो बाजार में जो मेरी साख है, मेरी कीमत है, वो इसका क्या होगा। साख जाने पर से तो मर जाना अच्छा है। लेखक को अपनी प्रतिष्ठा अधिक अच्छी लग रही थी। अगर मेरी प्रतिष्ठा चली गई कि ये तो पैसे ले जाते हैं लेकिन वापस देने में समझते नहीं हैं, ऐसा अगर बाजार में एक बार शुरू हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा को कलंक लग जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी बीमारी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है सिर्फ मेरे सिर पर चढ़े ऋण की। श्यामा पति की बीमारी में सेवा में साकार हो गई। श्यामा जी ने ठान लिया कि मैं मेरे पति को अच्छा करके ही रहूंगी। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि अपने कलेजे को बहुत मजबूत कर लेना।
अपने कलेजे को मजबूत करके वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। श्यामा जी ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका पति निरंतर कर्ज की चिंता करता रहता था, इसलिए अपने कलेजे को थाम कर वो बोली कि आप अगर कर्ज रख कर जाएंगे वो तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी, लेकिन मुझे आपको मरने नहीं देना है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके तबीयत की चिंता मुझे लगी रहती है, इसलिए कर्ज की चिंता छोड़ो, वो तो मैं उतार दूंगी। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव से उत्तर दिया, पैसे नहीं है तो मर जाओ। मुंहफट स्वभाव यानी कि जैसा है वैसा मुंह पर बोल देना। डॉक्टर मुखर्जी हैं, वो बच्चन जी की सारवार कर रहे थे, लेकिन उनकी जो अंग्रेजी उपचार पद्धति थी, एलोपैथी थी, वो बहुत महंगी थी, खर्चीली थी। तो लेखक ने कहा कि मुखर्जी साहब, मैं आपकी सारवार पद्धति को नहीं ले सकता क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है। तो डॉक्टर ने मुंह पर कर दिया कि पैसे नहीं खर्च कर सकते तो मर जाओ, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। डॉक्टर मुखर्जी ने जब कहा कि इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो मर जाओ, तो बच्चन जी ने इसे चुनौती समझकर अपने सर पर ले लिया। चुनौती समझना यानी कि एक आह्वान के रूप में लेना। डॉक्टर ने जब कहा कि तो मर जाओ, तो बच्चन जी ने कहा कि मैं नेचुरोपैथी की सारवार लेकर आपको दिखा दूंगा कि नेचुरोपैथी से भी अच्छा हो सकता है। बिना पैसे दिए भी नेचुरोपैथी की सारवार घर पर ही हो सकती है और अच्छा भी हो सकता है। मैं आपके एलोपैथी की सारवार नहीं ले सकता। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्होंने अब नेचुरोपैथी अपनाया, जिसमें खर्च जरा भी नहीं था। लुई कोने नाम का एक नेचुरोपैथी प्राकृतिक उपचार पद्धति वाला डॉक्टर था विदेश का। तो उनकी पद्धति डॉक्टर बच्चन जी ने अपनाई और एलोपैथी की सारवार उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वह बहुत उस पर खर्च होता था और लेखक के पास पैसे नहीं थे। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न पति को करके निश्चित बना दिया। श्यामा जी भी बीमार रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने एक भी बीमारी की बात अपने पति से नहीं की और अपने पति की सेवा में वो जी जान से लग गई और लेखक ने नेचुरोपैथी अपना लिया। जिस दिन बच्चन जी क्षय के ज्वर से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली। श्यामा जी ने इतनी सेवा की और नेचुरोपैथी की जो सारवार थी वह लेखक को अच्छी लगी और उनसे लेखक को अच्छा भी हो गया और क्षय के बुखार से वे मुक्त हो गए। जो बुखार उन्हें आता था वह उतर गया और वो अच्छे हो गए। और श्यामा जी ने खाट पकड़ ली और श्यामा जी को बुखार आने लगा, वो भी खाट पर सो गई और फिर वे कभी न उठी। लेखक को अच्छा हो गया, लेकिन श्यामा जी को अच्छा नहीं हुआ। लेखक को जो क्षय की बीमारी थी वो अच्छी हो गई और श्यामा जी को अच्छा नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था, श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर मुझे निश्चित रखने के लिए भारी कीमत चुकाई। लेखक का कहना है कि श्यामा जी बीमार थी, फिर भी वह अपने पति का पूरे जी जान से ख्याल रखती थी। लेखक कहते हैं कि श्यामा ने मेरी सारवार करके ऐसी कीमत चुकाई कि वो फिर से खाट में से उठ ही न सकी, यानी कि अपनी बीमारी उस पर ले ली और वो उसकी मृत्यु लेकर ही आई। श्यामा जी अच्छी नहीं हो सकी। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी।
यहाँ लेखक कहते हैं कि श्यामा जी जो है वो सच्चे अर्थों में मेरी पत्नी थी। उन्होंने मेरी इतनी अच्छी सारवार की कि स्वयं क्षय के रोग का भोग बन गई और उसकी मृत्यु हो गई और अपनी सारवार से मुझे अच्छा बना दिया। यहाँ लेखक ने डॉक्टर श्यामा जी को डॉक्टर के मुखर्जी के सारवार को न अपनाते हुए नेचुरोपैथी की जो सारवार ली उसमें श्यामा जी ने पूरा सहयोग दिया और वो अच्छे हो गए और श्यामा जी को क्षय की बीमारी हो गई, वो अच्छी नहीं हो सकी और उसकी मृत्यु हो गई। लेखक ने इस लेसन के द्वारा श्यामा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो हमने यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा जी, जिन्होंने पूरी जी जान से अपने पति की सेवा की और उनके क्षय रोग को भगा दिया और स्वयं अपने ऊपर लेकर उसकी मृत्यु हो गई, इसके बारे में लेखक ने यहाँ आलेखन किया है। अगर हम एक्सरसाइज देखें तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। एक वाक्य के उत्तर की हम चर्चा करें तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा है लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति, तो इसका उपचार क्यों नहीं कराते थे, क्योंकि लेखक को वह महीनों के कारण उसके शक्ति के बाहर था, क्योंकि उसकी सारवार पद्धति थी वह कब तक चलती उसका लेखक को कोई पता नहीं था और वह बहुत खर्चीली लेखक को लगती थी, उसमें खर्चा बहुत था, वो पद्धति महंगी बहुत थी, इसीलिए लेखक ने वह सारवार नहीं ली। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपाय बताया था। अब दूसरा प्रश्न है सविस्तर उत्तर दीजिए। सविस्तर उत्तर में पहला प्रश्न है लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते रहते थे। इसका उत्तर है लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर का खर्च निकालने के लिए वो स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, आराम करने के वे दोनों काम नहीं कर सकते थे। अगर लेखक आराम करते तो ये काम वे नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी अधिक नहीं थी, महंगी दवाएं उनके लिए सिर दर्द थी, इसीलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते रहते थे। दूसरा प्रश्न है लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा जी कांपकर तुरंत संभल क्यों गई। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वो कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर सकेंगे। पति की संवेदनशीलता में वे परिभांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वे तुरंत संभल गई। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। इसका आंसर है बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मारने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्होंने श्यामा का ख्याल किया। उन्होंने सोचा कि श्यामा के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसके लिए उनकी स्थिति भी नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार वे छोड़ गए तो अपराधी कौन होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि श्यामा के लिए भी उन्हें जीने का संघर्ष करना चाहिए। अगर वे कर्ज छोड़कर गए, उसकी मृत्यु हो गई तो श्यामा जी वे कर्ज चुका नहीं पाएगी, इसीलिए वे सोचकर ही वे अच्छे होने के लिए तैयार हो गए। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चन जी की
जो पारिवारिक विपन्नता थी, यानी कि जो आर्थिक तंगी उसके घर में थी, उसके बारे में आपके विचार क्या है? इसका आंसर है, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों में भी कुछ पैसे मिला करते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया था। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा जी की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक पारिवारिक विपन्नता के कारण लेखक तो श्यामा जी की सारवार से अच्छे हो गए, लेकिन श्यामा जी खुद बीमार हो गई और पैसों के अभाव में अच्छी सारवार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा लेखक मानते हैं। तो यहाँ यह लेसन पूरा होता है। आपको होमवर्क में, वर्कबुक है तो वर्कबुक में, नहीं तो फेयर बुक में इसकी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।